हे पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आ गई हूँ पढ़ाई की टंकी पर आप लोगों के लिए लेकर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी पार्ट 3। सो गाइज, आज है लास्ट पार्ट। यस, सही सुना आपने, आज है लास्ट पार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, अब हम शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च एग्जिस्टेंस में क्यों आया था, क्या काम था उसका? तो बच्चों, क्या करा था सर्वे रिसर्च ने? सर्वे रिसर्च स्टडी करता था हमारे ओपिनियंस, हमारे एटीट्यूड्स और सोशल फैक्ट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इसका मेन कंसर्न स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा था कि उसको रियलिटी फाइंड आउट करनी थी, फैक्ट्स फाइंड आउट करने थे। तो उसने फोकस करा जैसे लिटरेसी रेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। लिटरेसी रेट्स कब ऊपर जाते हैं और कब वो थोड़े से डाउन चल जाते हैं, लोगों के रिलीजियस एफिलिएशंस क्या हैं और ऐसा सब चीज़ें में उसका फोकस था जब वो ऐसे उभर के आया था, जब वो स्टार्ट हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं। तो गाइज, ये सबसे कॉमन मेथड होता है फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। अब एक बात तुम यहाँ देखो तो इंटरव्यू क्या होता है, तुम्हारी खुद के अंडरस्टैंडिंग इतनी समझ होगी इंटरव्यूज़ होते क्या हैं। दो पर्सन होते हैं फेस टू फेस, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो फेस टू फेस बैठते हैं, और एक बंदा होता है जो सवाल पूछता है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और दूसरा बंदा जो होता है वो जवाब देता है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट। दो टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये किस बेसिस पे बनती है वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। द टाइप ऑफ मतलब टाइप डिस्टिंक्शन, ये सब एक टाइप होता है स्ट्रक्चर्ड, एक टाइप होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ये किस बेसिस पर होती है? ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशंस वी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। अब यार, क्या समझ में आता है तुम्हें? प्रिपरेशंस वी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। यहाँ पर ना इंटरव्यूअर क्या तैयारियाँ करता है, इस पे हम फोकस करेंगे। इंटरव्यूअर क्या तैयारी करेगा कि मैं कैसे सवाल पूछूंगा एक इंटरव्यूई से, और मेरे को किस ऑर्डर में उससे सवाल पूछना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें ना हम कैसी प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर हम हर क्वेश्चन को क्लियरली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखेंगे, और जब वो हमारा जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी तब हम उसको, हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं होगी भी तो बहुत थोड़ी लिबर्टी होगी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम जो वर्डिंग्स हैं या जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इन सम केसेस जब भी हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड होंगे, और इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। एक और फीचर होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का, वो ये होता है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है वो MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं, कि मतलब क्वेश्चन और उसके प्रोबेबल आंसर्स आपको दिए होंगे, आपको सिर्फ एक आंसर सिलेक्ट करके उस पर टिक करना है या उसको सिलेक्ट करना है। गॉट माई पॉइंट? इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। यहाँ पर ना इंटरव्यूअर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग कि आपको कैसे सवाल पूछने हैं, कौन से सवाल पूछना है, किस ऑर्डर में सवाल पूछना है, क्या वर्डिंग्स के साथ सवाल पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट का आंसर होता है वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन विल होता है, अपनी मन मुताबिक, अपनी मर्जी से, ठीक है। और जहाँ पर इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट के मर्जी से आंसर दिया जा रहा हो उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। रिलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एन इंटरव्यू इज एज फॉलोज,
क्या हो सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है, ग्रुप टू इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर ग्रुप टू ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक पेशेंट है और उसके डॉक्टर के साथ वो अपने डॉक्टर पूछ रहा है कि बताओ आपको क्या परेशानी है, और जो पेशेंट है वो उसका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर हुआ वो हुआ इंटरव्यूअर, और जो पेशेंट हुआ वो हुआ इंटरव्यूई या फिर रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल का एग्जांपल हो गया। इंडिविजुअल टू ग्रुप इंटरव्यू कैसे हो सकते हैं कि एक टीचर है जो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कर रही है, या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी में एक टीचर जो है वो बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने क्या क्या तैयारी करी, या फिर एक क्विज खेल रही है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा सब होगा। ग्रुप टू इंडिविजुअल में क्या होगा यार, 3 इडियट्स में सबने देखा था एक इंटरव्यू कैसे हुआ था शर्मन जोशी का, जहाँ पर 3-4 लोग पैनल में बैठे थे, शर्मन जोशी बेचारा इंडिविजुअल अकेला बैठा था। तो बेसिकली वो क्या था, एक जॉब सिनेरियो का एग्जांपल भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ग्रुप टू इंडिविजुअल। और अब हम देखेंगे ग्रुप टू ग्रुप। ग्रुप टू ग्रुप क्या हो सकता है, एक पैनल ऑफ टीचर्स है जो कि बच्चों को जब एडमिशन देना होता है तब बुलाते हैं ना बच्चों को, उसके मम्मी पापा को, तो वो क्या हो गया, ग्रुप टू ग्रुप हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड की। तो क्वेश्चनेयर सर्वे क्या होता है, यहाँ पर ना एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ आंसर्स, एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आंसर करने होते हैं रिस्पोंडेंट को। तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स के क्वेश्चनेयर मेथड यूज होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या, जहाँ पर रिस्पोंडेंट इज फ्री टू राइट अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन विल, जो वो आंसर उसको अप्रोप्रिएट लगता है वो लिख देगा। क्लोज एंडेड जहाँ पर आपको प्रोबेबल आंसर्स गिवन होंगे और आपको सिर्फ एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा, बेसिकली एमसीक्यू टाइप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चनेयर मेथड। अब हम समझते हैं टेलीफोन सर्वे। समझ गए होगे यार क्या होता है ये, आजकल काफ़ी सारे आपकी वेबसाइट्स पे भी होता है, आपको आपके फ़ोन पे एसएमएस भी आते रहते हैं ये सर्वे का उस सर्वे का। ठीक है, तो टेलीफोन सर्वे ने हमें क्या हेल्प करी है, तो इससे हमें हेल्प क्या हुई है कि टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम नहीं होता, काफ़ी कम टाइम लगता है। अगर आपको कोई सर्वे कंडक्ट करवाना है तो आप क्या करोगे, आप 10-20 लोगों को भेज दोगे, वो आपका सर्वे आपको लिख कर दे देंगे। ठीक है, तो यार इसमें ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। क्या होता है कि यार अगर आपको किसी XYZ बंदे को ही भेजना है और किसी XYZ बंदे से ही करवाना है, लेकिन अगर वो उस बंदे ने नहीं करा, या फिर आपने एक एज क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को, मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को ही ये करना है, और छोटे बच्चे या फिर जो माइनर्स होते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन किसी अगर माइनर ने ही कर लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे हमारे जो डिज़ायर्ड आउटकम्स है ना वो नहीं मिल पाते हमें। हमारा जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाता है अगर हमारा किसी गलत इंसान ने वो हमारा सर्वे ले लिया, या फिर जो डिज़ायर्ड इंसान है उसने नहीं लिया और किसी और ने ले लिया, तो हमारा जो वहाँ पर आउटकम है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आया क्यों? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का सबसे मेन एम ये था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करना, उनको पढ़ना। ठीक है, और ये एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न था शुरू से ही साइकोलॉजी में, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं आइटम्स, और ये एक क्लोज एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आता है पेपर आपको। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विद रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और इट्स एट्रीब्यूट, और उनके प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज आपको दिए हुए होते हैं, आपको उनमें से एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्लोज एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली। Some psychological test is designed for a particular age group and some may or may not have a fixed time limit for answering the questions। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और कई होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होते हैं, या फिर कई ऐसे होते हैं जो किसी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और पेरेंट्स और टीचर्स उस साइकोलॉजिकल टेस्ट को नहीं ले सकते, या फिर ऐसा होता है
कि सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट पेरेंट्स के लिए ही होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू असेस इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन रिलेशन टू अदर्स ऑन सम मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी एक रेफर्स टू अ फैक्ट कि अगर दो बंदे सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं ऑन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल तो उनका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। क्यों? इससे क्या इंश्योर होता है कि जो साइकोलॉजिकल जो रिसर्चर ए है और जो रिसर्चर बी है दोनों ने अपने टेस्ट में सेम ही चीज़ कम्युनिकेट करी है और जो हमारे टेस्ट टेकर्स है वो भी उसको सेम चीज़ ही ले रहे हैं और दोनों एक सेम मतलब समझ पा रहे हैं थ्रू दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस इज टू इंश्योर दैट दे कम्युनिकेट द सेम मीनिंग टू डिफरेंट रीडर्स। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आइटम्स एंड एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। तो यार कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ना मैं पूरा समझाऊंगी, पर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इज द की वर्ड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग रिलायबिलिटी। तो अपने पेपर में ये वर्ड डालना ज़रूर भूलना मत, ठीक है। अब रिलायबिलिटी होता क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by an individual on the same test on two different occasions। आपने एक टेस्ट करवाया ग्रुप ए पर, ठीक है, और फिर ग्रुप ए पर वही सेम टेस्ट दोबारा करवा दिया, ठीक है, किसी और दिन पर। पहले फॉर एग्जांपल आपने मंडे करवाया तो अब आपने थर्सडे करवा लिया। ओकेजन्स चेंज हो गए लेकिन जो टेस्ट है उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए में एक लड़की है अमीशा, उसका स्कोर आया था 8 आउट ऑफ 10, तो अगली बार जब वो थर्सडे को करेगी पेपर तब भी उसका स्कोर 8 आउट ऑफ 10 ही आना चाहिए, तभी वो जो टेस्ट है वो रिलायबल होगा। क्यों? अब यार खुद सोच के देखो ना, अगर अमीशा कहती है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो अब मंडे से थर्सडे के टाइम में वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। या फिर अगर अमीशा कहती है कि मंडे को कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है और वो थर्सडे वाले पेपर में आके कहती है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई मैच नहीं है उनमें से। आप दोनों चीज़ों पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अमीशा को एस्ट्रोनॉट बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कंसिस्टेंसी और स्कोर्स होना ज़रूरी है, टेस्ट का सिमिलर होना ज़रूरी है ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। गॉट माई पॉइंट? तभी वो टेस्ट रिलायबल होगा, वरना वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। वैलिडिटी की अब हम बात करें, वैलिडिटी तब क्लेम हो पाती है जब हम कहें कि जो टेस्ट है वो अगर बना है किसी इंसान का मैथ्स जज करने के लिए तो वो उसका मैथ्स जज करना चाहिए, उसका मेंटल मैथ एबिलिटीज़ उसको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए थ्रू दैट टेस्ट। तो वैलिडिटी रेफर्स टू द क्वेश्चन डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स। मतलब अगर टेस्ट बोलता है कि मेरे को इस बंदे के मेंटल एबिलिटीज़ को परखना है तो वो क्या करेगा, ऐसा कुछ वो बनाएगा कि उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देगा, तो उसमें पूछेगा वो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और उसी के बेसिस पर फिर वो जो रिसर्चर है वो चेक करेगा। और अगर उसको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा इस बंदे का जो मेंटल लेवल है वो इतना है, तभी जो वो टेस्ट है वो वैलिड कहलाएगा, ठीक है। अ टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड व्हेन नॉर्म्स आर डेवलप्ड। देखो नॉर्म से क्या मतलब रिलेशन है, नॉर्म बेसिक क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मतलब कि अगर आपको ये टेस्ट लेना है तो यहाँ तो आपके लिए कोई क्राइटेरिया सेट होगा। फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट है, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये सिर्फ 18 अबव के लिए है ना, या फिर सिर्फ 18 बिलो के लिए है। तो ये सारे जब वो नॉर्म्स बनाता है कि उस
ये एज के बच्चे इसको ले सकते हैं, ये जेंडर के बच्चे इसको ले सकते हैं। ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर कोई बच्चे दिल्ली के बाहर रहते हैं तो वो इस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो इस टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं करते, इस वजह से वो लोग ये टेस्ट नहीं ले सकते। तो नॉर्म्स किस लिए ज़रूरी होते हैं? नॉर्म एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं। देखो यार, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है जो कि डिवाइड हो रखा है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पर 3 टाइप्स की बताई गई हैं: वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, वर्बल टेस्ट में लिटरेसी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो आइटम्स हमें आंसर करने होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें किसी ना किसी एक लैंग्वेज में जवाब देने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिटरेसी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट की। नॉन वर्बल टेस्ट जहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपके आइटम्स होते हैं, वो होते हैं मेड ऑफ सिंबल्स या फिर पिक्चर्स, जिनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं यूजिंग दो सिंबल्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, थर्ड टाइप जो है हमारा वो है परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ पर ना आपको एक टास्क दिया जाता है जो आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं उनको किसी एक उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पहुँचाना होता है, या तो फिर उनसे आपको कोई टास्क परफॉर्म करना होता है जो कि आपको दिया हुआ होता है। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आपको बस परफॉर्मेंस टेस्ट सर्च करना है, परफॉर्मेंस बैटरी टेस्ट सर्च करोगे तब भी आ जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लड़की थी जिसको उन्होंने एक शेप दी हुई थी जो कि किसी ब्लॉक से बनाई हुई थी, उसको वही सेम ब्लॉक्स प्रोवाइड करे, उसने सेम वही शेप बनाई थ्रू दोज ब्लॉक्स, और एक साइड में बैठा बंदा उसके जो परफॉर्मेंस थी वो नोट कर रहा था, उसने जितने स्कोर्स ऑब्टेन करे, उसने वही सेम पिक्चर बनाई नहीं बनाई, वो सब चीज़ें नोट कर रहा था, बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहा था अबाउट दैट परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, सेकेंड कॉम्पोनेंट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड हुए हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट। यहाँ पर या तो ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को टेस्ट लेते हुए देख रहा है और वो उसके सारे जो आंसर्स है वो भी अपने रजिस्टर में नोट कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारा ग्रुप टेस्ट है उसमें क्या होता है, वहाँ पर एक रिसर्चर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को टेस्ट देता है और फिर वो ऑब्वियसली हर इंसान के आंसर्स नोट तो करेगा नहीं, तो जब वो लोग अपने आंसर्स लिख लेंगे, जब उनका काम हो जाएगा तब वो अपना जो आंसर शीट्स है वो सबमिट करेंगे, जो भी है वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद एक एक करके जो रिसर्चर है वो चेक करेगा। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि आपकी टीचर चेक करती है जब आप पेपर लिखते हो तो। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एक और चीज़ में क्लासिफाई होते हैं, वो है स्पीड एंड पावर टेस्ट। तो स्पीड क्या हो गया, उसके पास एक टाइम लिमिट होती है within which the test taker is required to answer all the items, और उसको फिर अपना पेपर जो है वो सबमिट करना होता है। यहाँ पर जो टेस्ट है वो evaluate होता है on the basis of time taken to answer the items accurately। ठीक है, और जो पावर टेस्ट है उसमें क्या होता है, वहाँ पर जो आइटम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। मतलब जो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है वो लेस डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ पर जो टाइम गिवन होता है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं होती, यहाँ पर हम इंसान को उसके करेक्ट आंसर्स पर ही जज करते हैं। लेकिन पता है होता क्या है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, कि मतलब कोई भी जो टेस्ट हो रहा है
उसमें पावर की बिल्कुल एब्सेंस नहीं हो सकती, और जो पावर टेस्ट है उसमें स्पीड का बिल्कुल भी एब्सेंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड टेस्ट में भी तो हम आंसर्स को देख रहे हैं ना कि वो सही है या गलत है। सिमिलरली गोस फॉर पावर टेस्ट, हम उनको एक सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको हमने पूरी ज़िंदगी दे दिया, पेपर लिखते रहोगे, ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ एसेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की। तो गाइस देखो, केस स्टडी में क्या करते हैं हम, केस स्टडी में वी एम्फसाइज ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, कोई भी केस की इन डेप्थ स्टडी जो कि हमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए अबाउट इट, या फिर अगर कोई लेस अंडरस्टूड फिनोमिना है तो उसके बारे में अगर कोई नई चीज़ें आई हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमें नहीं पता अबाउट दैट फिनोमिना, वो समझना हमारा एक मेन प्राइमरी फोकस होता है अबाउट केस स्टडी। ठीक है, जो भी हम केसेस सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्टडिंग शुड बी यूनिक, और वो रिच इन इंफॉर्मेशन होने चाहिए। ठीक है, और इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ रिस्पोंडेंट से। जो केस स्टडी होती है वो डिपिक्ट करती है पीपल की लाइफ, और अगर हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, एक जनरलाइज आइडिया लें, तो अगर हम इंडिविजुअल केसेस की बात करें तो वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, इतने ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसी एक ही इंसान की लाइफ डिपिक्ट करे, या फिर वो किसी पर्टिकुलर इंसान पे ही बेस्ड होता है। लेकिन हम जब केस स्टडी बात करते हैं, स्पेशली साइकोलॉजी में जब हम केस स्टडीज़ की बात करते हैं, तो वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल जिससे जो हमारी डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, वो कंफर्म हो पाए कि ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करो, या फिर डिफरेंट सोर्सेज से करो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट। थ्रू अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, नॉट जस्ट ओनली वन सोर्स और वन इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, जब आप साइकोलॉजी में केस स्टडी कर रहे हो, देन वन मोर थिंग, कि जो रिसर्चर है उसको एक चेन मेंटेन करनी पड़ती है ऑफ एविडेंसेस फॉर लिंकिंग वेरियस डाटा सोर्सेज। ठीक है, एविडेंस की चेन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिससे कि आप अलग अलग डेटा सोर्स को वेरीफाई कर सको। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की। गाइस, अब तक आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि कैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में, इंटरव्यूज में और क्वेश्चनर मेथड्स में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। वैसे ही क्वांटिटेटिव मेथड में भी हम इन टाइप के क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए बनाते हैं। तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं? उनका स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड डिफाइन करके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जिसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से होंगे 1 to 5 में, जैसे कि आपका आंसर क्या है, लो या फिर थोड़ा सा हाई, या फिर बिल्कुल मीडियम में आपका आंसर लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट को ही सिलेक्ट करना होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। समटाइम्स क्या होता है कि वो सही या गलत भी हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रिसर्चर ने असाइन करा हो। अगर नहीं तो उसके हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर के आंसर्स हैं उसके हिसाब से आपकी जो थ्योरी है वो डिराइव होती है। नहीं तो फिर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपका इंटेलिजेंस या फिर कोई भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जज करने के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मेन काम क्या होता है, हम यहाँ पर किसी भी ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर को हम मेजर करते हैं। अब आप ये देखो, ये जो स्केल है इसमें कैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश है और एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर के दिमाग में आई आपका इंटेलिजेंस जज करनी है। उसने एक सिचुएशन दी और उसने पूछा कि आप इस सिचुएशन में खुश होगे, मतलब
माइल्डली खुश होगे, या फिर थोड़े से ऑफ होगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे। तो अब आपके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने क्लिक करा कि हाँ मैं माइल्डली हैप्पी हूँगा, तो उसके हिसाब से रिसर्चर ने बोला कि या यू हैव अ गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, या फिर यू हैव गुड IQ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड की। तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम स्टडी नहीं कर पाते जब हम उसको एक क्वेश्चन में तोल देते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप एक एग्जाम्पल से समझो। अगर आपको पता करना है हाउ अ मदर फील्स अबाउट द लॉस ऑफ हर चाइल्ड, तो आप एक क्वेश्चन में तो उसकी जो पूरी स्टोरी है वो नहीं समझ सकते ना। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, उसके पास उसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन हर डेली डे लाइफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आप उसके पेन को या फिर आप उसके ग्रीफ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप नंबर्स के थ्रू या फिर आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको अपने वर्ड्स में, जो मदर है उसको अपने वर्ड्स में ये चीज़ समझानी पड़ेगी, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट होता है, और यहाँ पर जो डेटा होता है वो स्कोर्स में अवेलेबल नहीं होता। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक बंदा अपनी स्टोरी समझा रहा है और वो जो रिसर्चर है वो उसे नोट कर रहा है। तो अब यार नोटिंग के ना अलग अलग तरीके हो सकता है सामने वाला बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा हो, या फिर वो उसको सुन रहा हो और अपने नोट्स बना रहा हो अबाउट हर एक्सपीरियंस, या फिर वो क्या कर रहा हो, वो उससे जस्ट इनफॉर्मली बात कर रहा हो, अपना माइंड उसके बातों में उसको इतने अच्छे से सुन रहा हो कि उसको नोट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकता है जिसको वो अपनी रिसर्च में आगे यूज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। देखो, साइकोलॉजी में ना लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, मतलब क्या हुआ इसका, जो साइकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं ना उनके पास एक ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ना एक एब्सोल्यूट नेचर नहीं होता, कि मतलब अगर ये है तो बस यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे का नंबर अच्छे नहीं आते पेपर में, तो आप साइकोलॉजिकली ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि उसका कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा हो, और हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दे पा रहा हो। तो एक एब्सोल्यूट नेचर प्रेजेंट नहीं होता, दे हैव अ रिलेटिव वैल्यू, मतलब थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इसका आप एक एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हो कि अगर आपको बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है, तो उसका एक जो रिलेशन है वो आपके दिमाग से भी होगा। आप थोड़े से इरिटेट हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं पे वो एक रिलेटिव नेचर शो कर रही है, एक रिलेटिव वैल्यू शो कर रही है। तो यार अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है रिलेटिव नेचर और साइकोलॉजिकल टूल्स। तो यार साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि डेवलप्ड हो जाने चाहिए, मॉडिफाइड होना चाहिए और अडेप्टेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट से हट के कुछ हो गया तो वो हमारी रिसर्च में, हमारी स्टडी में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेस्ट है जो कि सिर्फ अर्बन चिल्ड्रन के लिए डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली ना वो टेस्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगा ट्राइबल चिल्ड्रन पे। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर हमसे अलग है, उनका इन्वायरमेंट हमसे अलग है, और उसी हिसाब से उनकी मेंटल प्रोसेसेस, उनका कॉग्निशन हमसे अलग है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। द क्वालिटेटिव डाटा आर लार्जली सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशंस में वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर।
ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए के लिए अगर कोई चीज़ सही है तो पर्सन बी के लिए वो चीज़ गलत भी हो सकती है। तो अगर आपने एक डेटा देखा जहां पर लिखा हुआ था कि मैनी वीमेन आर पेड लेस देन मेन, तो कईयों के लिए ये चीज़ गलत भी हो सकती है, कईयों के लिए ये चीज़ सही भी हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई डेटा बोल रहे हैं जो कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उस विमेन ने क्या फेस करे, क्या इश्यूज फेस करे, तो हो सकता है कईयों को लगे कि वो सही है, कईयों को लगे कि वो गलत है। अब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। अब देखो यार, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, द पर्सन ऑन whom the study has to be conducted has the choice whether to participate or not in the study। देखो यार, जब भी हम चाहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन ए पर रिसर्च करनी है या इस पर स्टडी करनी है, तब वो उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको प्रायरली इन्फॉर्म कर देना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द स्टडी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देम बिफोर इट स्टार्ट। हो सकता है कुछ इम्पैक्ट्स हो जाएं पार्टिसिपेंट पर आफ्टर ही और शी पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी। तो इस वजह से ये सारे इफेक्ट्स और स्टडी किस बारे में है ये सब चीज़ें इन्फॉर्म कर देनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। अब हम बात करते हैं डीब्रीफिंग की। ठीक है, तो रिसर्चर जब किसी पार्टिसिपेंट को अपनी स्टडी में शामिल करता है तो क्या इंश्योर करना चाहिए उसे कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में उसने वो स्टडी में उस रिसर्च में एंटर करा था, उसी स्टेट ऑफ माइंड में वो उस रिसर्च से या फिर उस स्टडी से एग्जिट करे, उससे लीव करे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इंश्योर क्या करना है हमें यहाँ पर कि उसकी मेंटल स्टेट को कोई इफेक्ट ना हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस में आपने अगर उस बंदे को रखा तो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब उसको ना थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो गया, तो वो मेक श्योर करना होता है कि ऐसा कुछ ना हो। शेयरिंग द रिजल्ट्स, जो रिसर्चर है उसको अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए रिजल्ट। क्यों? क्योंकि उससे उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाएंगे अबाउट दैट स्टडी। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अबाउट द रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यार देखो, उन्होंने रिजल्ट में पार्टिसिपेट करा था एंड मोर ओवर इससे रिसर्चर को भी न्यू इंसाइट्स मिल जाएंगे टू मेक अ स्टडी बेटर। ठीक है, confidentiality of data source, the researcher has to make sure that the information given by the participants is kept confidential and not shared with the interested parties। अब यार देखो, तुम जो स्टडी है, जो उसकी थ्योरी डेवलप हुई है, वो तो ऑब्वियसली शेयर करोगे ना, बट कितने लोग थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितने लोग, वो जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, क्या करते थे, मतलब उनकी पर्सनल डिटेल्स, और हमने कैसे उन पार्टिसिपेंट्स को बुलाया अपनी स्टडी में, ये सारी चीज़ें जो कि एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दैट पार्टिसिपेंट शुड बी kept a secret and not be shared with anyone and especially the interested parties। ठीक है, so guys with this we complete this video और हमने खत्म कर लिया है साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बाकी सारी वीडियो भी ऑन द वे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको पता चल जाए और आपका कोई भी नुकसान ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।